हेलो स्टूडेंट्स, जीएसटी का चैप्टर 1 जिसमें हम लोग अभी टैक्स की भूमिका और जीएसटी का आगमन उसको डिस्कस कर रहे थे। जो इसका स्टार्टिंग पोर्शन है, स्टार्टिंग स्लाइड्स हैं, वो हमने डिस्कस कर ली थी। मैं एक बार दोबारा आपको शो कर देता हूँ। इस टैक्स क्या था और इसके फीचर क्या थे, ये हम डिस्कस कर चुके थे। व्हाट वर दी ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई क्यों टैक्सेस लगाए जाते हैं, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और जो रेवेन्यू रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई थिंक ये स्लाइड में जो है वो दोनों में डायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है, तो आप इसको एक को डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे और दूसरे को इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो है जो सीधे कस्टमर से चार्ज किया जा रहा है, जो सीधे उस व्यक्ति से चार्ज किया जा रहा है जिसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, और उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स। जो सीधे उस व्यक्ति से चार्ज नहीं किया जा रहा, या मैं कहूं कि गवर्नमेंट और जिस व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी है वो आमने सामने नहीं है, बल्कि बीच में मीडियोकर्स हैं। डायरेक्ट टैक्सेस के केस में गवर्नमेंट या फिर वो अथॉरिटी जिसके पास टैक्स कलेक्शन का राइट है, वो और कंज्यूमर बिल्कुल आमने सामने है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता, जिसकी लायबिलिटी है उसी को भरना है। इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल जीएसटी, या मैं कहूँ वेट, एक्साइज, कस्टम, हम इसका अल्टीमेट जो बर्डन है वो अंतिम उपभोक्ता या कंज्यूमर पर डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी वस्तु पर टैक्स लगता है तो जो उत्पादक है या जो मीडियोकर है वो उस वस्तु के मूल्य में उस टैक्स की राशि को शामिल कर देता है, जोड़ देता है, और जो उस वस्तु का अंतिम मूल्य है वो वस्तु की लागत, प्रॉफिट और जितना भी कर या टैक्स उस पर लगा उसको सम्मिलित करके बनाया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स जहाँ पर टैक्स लगाने वाली अथॉरिटी और टैक्स देने वाला व्यक्ति बिल्कुल आमने सामने हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स लगाने वाली अथॉरिटी और देने वाले व्यक्ति के बीच में कुछ कड़ियाँ या एक कड़ी या दो कड़ी हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के क्या क्या मेरिट्स हैं? सबसे पहला इक्विटेबल, समानता। डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम के आधार पर, प्रॉपर्टी टैक्स है ज़मीन के आधार पर, दीज आर बेसिकली इन प्रोग्रेसिव नेचर। फॉर एग्जांपल इनकम कम है तो टैक्स कम है, इनकम ज़्यादा है तो टैक्स ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं समानता की बात करता है ये, समान इनकम ग्रुप के लोगों को एक बराबर ट्रीट करता है, और हायर इनकम ग्रुप से चार्ज करने को तरजीह दी जाती है इसमें। इक्विटेबल। देन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो एक बड़ा विस्तृत सिस्टम सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट को खड़ा करना पड़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसकी जो फंक्शनिंग है उस पे कंपैरेटिव टू इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगता है उसके कंपैरिजन में डायरेक्ट टैक्सेस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा लगता है गवर्नमेंट का, दैट इज़ क्वाइट लेस, काफ़ी कम पैसा लगता है। थर्ड इज सर्टेनिटी। डायरेक्ट टैक्सेस के संदर्भ में वो व्यक्ति जो टैक्स के दायरे में आ रहा है वो भी श्योर होता है, और कहीं ना कहीं सरकार भी श्योर होती है कि इस वर्ष जो है इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स से हमें कितनी आमदनी होगी।
क्योंकि बहुत सारा डेटा आज की डेट में, जब से ये परमानेंट अकाउंट नंबर और बाकी सारी चीज़ें बैंक अकाउंट लिंक किए गए हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं श्योर है। देन इज रिलेटिवली इलास्टिक। कभी भी टैक्सेस की दर जो है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है एज पर द नीड ऑफ द आवर। फॉर एग्जाम्पल, if the government is focusing on directing the money towards investment, तो आप सेविंग्स पे डिडक्शंस दे सकते हैं, जो 80C की डिडक्शन हमें मिलती है, आप लोग अच्छे से परिचित होंगे उससे। और अभी जो लेटेस्ट रिफॉर्म्स आए थे उसमें शायद कुछ 80C की रिडक्शंस को ख़त्म कर दिया गया था, जब व्यक्ति को ऑप्शन दिया गया था कि आप पुराने तरीके से भरना चाहते हैं या नए तरीके से भरना चाहते हैं। सो इलास्टिक इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट इसमें चेंजेस कर सकती है और रेवेन्यू को बढ़ाने या घटाने में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटी इन्फ्लेशनरी, महंगाई को बढ़ाने में इसका कोई ज़्यादा बड़ा हाथ नहीं है, बल्कि कंट्रोल करने में इससे मदद ली जा सकती है। वो ऐसे, हालांकि एक बढ़िया प्रैक्टिस वो शायद नहीं हो, आप टैक्सेस बढ़ा के, टैक्सेस का बर्डन बढ़ा के जो डिस्पोजेबल इनकम है एक व्यक्ति की उसको कम कर सकते हैं। और जब डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी व्यक्ति की, तो सबसे पहले वो बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेगा, और जो बाकी चीज़ें हैं उनकी डिमांड में कमी आ जाएगी, और अंततः वो डिमांड कम होने की वजह से वस्तुएं शायद उनका मूल्य नियंत्रण में आ जाए। हालांकि कोई ज़्यादा प्रचलन में नहीं देखा गया ये जो एक्शन जिसकी हमने बात की एंटी इन्फ्लेशनरी की। इसके बाद है डिमेरिट्स। सबसे पहले इनकन्वीनियंट। हालांकि इन कंपैरिजन टू द इनडायरेक्ट टैक्सेस, द फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन और असेसमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस की जो फॉर्मेलिटी हैं, दे आर वेरी वेरी लेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ अ सैलरीड पर्सन, देन ITR 1 इज़ देयर, एंड उसमें बहुत ही आसानी से आप, अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कंप्यूटर की समझ रखते हैं, और अगर आपको अपनी इनकम, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, अपनी सेविंग्स, इन सब का अनुमान है, तो आप आसानी से उसको भर सकते हैं। परंतु बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि ये जो काम है वो लोग खुद ना करके बाहरी व्यक्ति, जिसको हम CA बोलते हैं, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने में स्पेशलिस्ट है, उससे भरवाते हैं हम लोग। अनपॉपुलर, सेकंड पॉइंट, अनपॉपुलर इसलिए क्योंकि पैसा देना किसी को अच्छा नहीं लगता। व्यक्ति आखिरी दम तक कोशिश करता है कि वो कैसे टैक्स बचा सके, और ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। आर्बिट्रेरी, इन टैक्सेस की कैलकुलेशन का कोई स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक आधार नहीं है कि भाई दिस इज हाउ द टैक्सेस आर कैलकुलेटेड और दिस इज हाउ द टैक्सेस आर लेवाइड। बट ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी से, जिस तरह हमने ऊपर इलास्टिसिटी की बात की, तो ये सरकार की इच्छा है, वो किसी भी तरीके से इन टैक्सेस को निर्धारित करवा सकती है, इन टैक्सेस की रेट्स को ऊपर नीचे कर सकती है। टैक्स इवेजन, कर चोरी, जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया पर, तो यहाँ पर जो कर चोरी है वो, क्योंकि जब हमने बात की कि पैन कार्ड लिंक हो गया, आधार कार्ड लिंक हो गया, परंतु जो कैश ट्रांजैक्शन है, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो कैश ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों से बच जाती हैं, और अंततः उस पर हम टैक्स नहीं देते। तो ये एक बड़ा डिमेरिट है इस डायरेक्ट टैक्स का। नैरो कवरेज, अगर आप देखें कि देश में इनकम टैक्स पे करने वाले लोग कितने हैं, तो वो संख्या 3 से 4% है आबादी के, जो कि एक कंपैरेटिवली बहुत ही कम संख्या है।
सो नैरो कवरेज, कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन इसमें पॉजिटिवली हिस्सा नहीं लेती। बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे जिनका बैंकिंग ट्रांजैक्शन कम होता है, रिटेलर्स हो गए या बहुत सारे दूसरे व्यापारी हो गए, उनकी अगर इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती भी है तो भी वो इनकम टैक्स भरने में ज़्यादा यकीन नहीं रखते। देन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यस, इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया, कलेक्टेड बाय डीलर और रिटेलर और पेड बाय कंज्यूमर। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट है और बीच की कड़ी हटा दीजिए कि डीलर है या रिटेलर है, सीधा कंज्यूमर। इनडायरेक्ट टैक्स में बीच में एक कड़ी आ गई आपके, और ये एक कड़ी कई कड़ियों में भी कन्वर्ट हो सकती है। 3 स्टेजेस इनडायरेक्ट टैक्सेस की। पहली, फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे उन व्यक्तियों का या व्यक्तियों से भी ज़्यादा उन कार्यकलापों का, बिजनेसेस का, एक्टिविटीज़ का निर्धारण किया जाता है जो कि टैक्सेस के दायरे में आएंगी। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हाउसेज, सेल्स हाउसेज, रिटेल चेन्स, इंपोर्ट हब्स, या उस तरह की सभी यूनिट्स जो इनकम टैक्स के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के दायरे में आ सकती है। सेकंड स्टेज, असेसमेंट। असेसमेंट में हम लोग अब प्रत्येक क्रियाकलाप की, प्रत्येक व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी का निर्धारण करते हैं कि अगर इतने ऑपरेशन हैं तो इतने आपने अगर कार्य किए हैं, इतने का आपने कार्य किया है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर टैक्स लायबिलिटी। और तीसरी अवस्था जो है दैट इज टैक्स कलेक्शन। तो पहली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन और बिजनेस। सेकंड, असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंसर्न पर्सन और बिजनेस। एंड थर्ड इज कलेक्शन ऑफ द टैक्स बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम द सेम पर्सन, जिसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। मेरिट्स। सबसे पहला, कन्वीनियंट। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो प्रोडक्शन पर, सेल्स पर या फिर वस्तुओं और सेवाओं के आवागमन पर लगते हैं। दूसरा, इन टैक्सेस की जो लागत है, इन टैक्सेस की वजह से जो बोझ उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है, ऑलमोस्ट उपभोक्ता उससे अनजान रहता है क्योंकि वो एमआरपी में पहले से सम्मिलित कर ली जाती हैं। जीएसटी के आने से पहले मुझे ध्यान है कि जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे तो वेट सर्विस टैक्स लगाने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी टोटल बनती थी वो 23-24% के आसपास पड़ती थी। अगर आपने 1000 रुपये का खाना खाया तो 250 रुपये के आसपास, 240 रुपये के आसपास आपकी टैक्स लायबिलिटी थी। वो आदमी को देते हुए चुभता था। परंतु अगर हम उन उत्पादों की बात करें जहाँ पर एमआरपी पहले से निर्धारित है, आपकी टूथपेस्ट होगी, आपका चिप्स का पैकेट हो गया, आपके दुनिया भर की दूसरी चीज़ें होगी, उन पे जो टैक्स लायबिलिटी है वो जो व्यक्ति है जो टैक्स दे रहा है वो हमेशा उससे अनजान रहता है। तो कन्वीनियंट ऑन द पार्ट ऑफ कलेक्शन। और दूसरा, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स। नो टैक्स इवेजन। हालांकि ये जो बात है पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं जो अंडरग्राउंड होके प्रोडक्शन कर रही हैं, बेनामी प्रोडक्शन कर रही हैं और जो सरकार के अकाउंट में नहीं है शायद। सो पॉइंट है नो टैक्स इवेजन, क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म्स जो हैं वो सरकार की नज़रों में है और उनका प्रोडक्शन जो है, उनकी सेल्स जो है वो सब सरकार की नज़रों में है, तो टैक्स इवेजन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इक्विटेबल। इक्विटेबल की बात कर रहे थे हम लोग। नॉर्मली जो गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स फिक्स किया जाता है वो जो महंगी वस्तुएं हैं, लग्जरी की वस्तुएं हैं, उन पर ज़्यादा रखा जाता है।
ताकि उसका प्रभाव जो नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स है उस पर ना पड़े। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें जब टैक्सेस को फिक्स करती है तो ये ध्यान रखती है कि जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरतें हैं उन पर टैक्स की दर कम रहे। फ्लेक्सिबिलिटी सरकार के हाथ में है, जब मर्जी टैक्सेस की दर को ऊपर नीचे करके जो है रेवेन्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टेट्स में पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएटेड है। जैसे मान लो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की बात की जाए तो इन तीनों स्टेट्स में पेट्रोल डीजल का मूल्य आपको अलग अलग मिलेगा। कारण है जो स्टेट का वेट है वो अलग है। और पीछे कुछ सालों में तो ऐसा भी था कि पंजाब और हरियाणा के पेट्रोल डीजल के मूल्य में शायद 5 से 10 रुपये का फ़र्क था। ये लोकल टैक्सेस हैं, तो सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने स्टेट की ज़रूरत के हिसाब से वस्तुओं के मूल्य में जो टैक्सेस जोड़े जाते हैं वो अपने हिसाब से तय कर सकती है। वाइड कवरेज इसलिए क्योंकि ये वस्तुओं पर लगाया जा रहा है, ये सेवाओं पर लगाया जा रहा है और वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल हर व्यक्ति कर रहा है। इनकम टैक्स से जो कलेक्शन थी वो बहुत कम थी कंपैरेटिव टू दी इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर सरकार की आमदनी की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो है। देन इज डिमेरिट्स, क्या इसके नुकसान है, क्या इसकी दिक्कतें हैं। अनसर्टेनिटी इसलिए क्योंकि सरकार कभी भी श्योर नहीं हो सकती कि कितना प्रोडक्शन होगा, कितनी सेल्स होंगी, कितने टैक्सेस हमें रिसीव होंगे। हालांकि एक जो अनुमान है वो अवश्य लगाया जाता है इसके संदर्भ में, परंतु वो अनुमान वास्तविकता के कितने नज़दीक है ये हमेशा भविष्य के गर्भ में रहता है। सेकेंड इज हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंपैरेटिव टू दी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्सेस में कॉस्ट कम है क्योंकि हमें एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। जबकि एक अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो हमें स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर एक बड़ी बॉडी की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। और चूँकि रेवेन्यू यहाँ से ज़्यादा आता है तो आपको इसके लिए मैन पावर या इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको ज़्यादा देनी पड़ती हैं। तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। देन इंक्रीजेज इनकम इनइक्वालिटीज़। देखिए, आपने वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया और वस्तुओं पर टैक्स सभी व्यक्तियों को देना है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। तो ये एक बड़ी समस्या है। हालांकि हमने बात की कि लग्जरी की आइटम्स पर ज़्यादा टैक्सेस हैं, परंतु जो लग्जरी की आइटम्स नहीं है, कंज्यूमर आइटम्स हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएं हैं, उन पर भी टैक्स है। और उन पर जो टैक्स है वो गरीब तबके की जेब पर एक एडिशनल मार की तरह काम करता है। देन फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस सीक्वेंस इज कॉजेज इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ाने में इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक बड़ा योगदान है, क्योंकि कुछ केसेस में जब 28% जीएसटी है तो 100 रुपये की वस्तु पर 28 रुपये टैक्स लग गया तो उस वस्तु का मूल्य 128 रुपये ऑटोमेटिकली हो गया। तो इन्फ्लेशन बढ़ाने में इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। सरकार की आमदनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु लोगों की जेब पर मार है, ये भी एक सत्य है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यस, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर जीएसटी। जीएसटी आने से पहले हमने जो है, जब ये जीएसटी आया तो बड़ी चर्चा हुई और बड़े विरोध प्रदर्शन हुए पूरे देश में। जीएसटी आने से पहले जो हमारा टैक्स ढांचा था उसकी स्लाइड आपके सामने है। डायरेक्ट टैक्सेस को अलग कर दीजिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास एक्साइज है, सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, वेट है और कुछ और टैक्सेस थे जो यहाँ छोड़ दिए गए हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था और इनके लिए अलग अलग बॉडी की ज़रूरत थी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत थी और अलग अलग कैलकुलेशंस की ज़रूरत थी। मैं आपको बता रहा था कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हो तो शायद 18% के आसपास वेट था, 2-2.5-3% के आसपास सर्विस टैक्स था और 1% के आसपास शायद कुछ सरचार्ज वगैरह था, तो 23-24% के आसपास वो पड़ता था। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर इन्वॉल्व। नाउ आफ्टर जीएसटी द स्ट्रक्चर इज़ वेरी मच इम्प्रूव्ड एंड शॉर्टन्ड। तो यहाँ पर एक्साइज टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी जो कि वस्तुओं के निर्माण पर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पर लगाई जाती थी। देन सेल्स टैक्स था, जब आप वस्तुओं को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते थे तो ये लगाया जाता था। जो एक्साइज ड्यूटी है वो सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 और सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के द्वारा रेगुलेट की जाती थी। और द लायबिलिटी टू पे एक्साइज ड्यूटी इज ऑलवेज ऑन द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स हु कलेक्ट्स इट फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड्स।
तो मैन्युफैक्चरर की जो जिम्मेवारी थी वो थी इसको कलेक्ट करना। देन सेल्स टैक्स की बात की जाए तो जो हमारी इंटर स्टेट सप्लाईज हैं वो सेल्स टैक्स के दायरे में थी। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है तो वो सेल्स टैक्स के दायरे में आता था। सर्विस टैक्स, अगर सर्विसेज की बात की जाए, इंश्योरेंस की बात की जाए, बैंकिंग की बात की जाए, तो इनमें जो टैक्सेस लगते थे वो सब सर्विस टैक्स के दायरे में आते थे। जो रेस्टोरों में या दूसरी सेवाओं में आप लेने जाते थे उनमें जो टैक्सेस लगते थे वो सर्विस टैक्स के दायरे में। देन कस्टम, अगर आप विदेशों से वस्तुओं को मंगवा रहे हैं या भेज रहे हैं, आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी थी। वेट, एक स्टेट के अंदर जब वस्तुओं का, सेवाओं का आवागमन होता था, वस्तुओं का सॉरी, तो आपको वेट देना पड़ता था। ये हमारा जो स्ट्रक्चर था ये पहले था, जीएसटी आने से पहले, 2016 से पहले। और इसके बाद का स्ट्रक्चर है, शायद यहाँ पर स्लाइड नहीं है, और वो चैप्टर जो है नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो हमारा टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट हमारी जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी के बारे में बात करेंगे, वो हम आगे के चैप्टर्स में जो है उसमें स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो जीएसटी का रहेगा। हम लोग अभी मेरे हिसाब से एक अच्छा बेस हम लोग बना चुके हैं टैक्स को लेके, जीएसटी को लेके। और एज़ फार एज सिलेबस इज कंसर्न, मैंने आपको बताया था कि सिलेबस जो है वो काफ़ी छोटा है और आपको नोट्स जो हैं वो टाइमली शेयर कर दिए जाएंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको लगती है, यू कैन गेट बैक टू मी। मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, फ़ोन नंबर भी आप लोगों के पास है। और काफ़ी सारे जो टैक्सेस थे उनको जीएसटी में शामिल कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया, और एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर के रूप में एक टैक्स हमारे सामने है। और अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं। हालांकि ये एक मिथ थी कि जीएसटी से चीज़ें महंगी होगी, नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपकी सस्ती हुई हैं। और आगे से जब भी आप कुछ खरीदें तो ध्यान रखिएगा आपको जीएसटी कौन सा लग रहा है, सीजीएसटी लग रहा है, एसजीएसटी लग रहा है, आईजीएसटी लग रहा है, यूटीजीएसटी लग रहा है। और इन सब मुद्दों के बारे में जो है अगली स्लाइड में बात की जाएगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी।